बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, एक ही खबर गर्म है। काजी फायज ईसा साहब का पहला दिन, पहली समात और फुल कोर्ट, वो भी इस पर मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं। आपके साथ एबीएन न्यूज़ पर डिबेट एट 8 में चौधरी एतजाज़ अहसन थे। बड़ी दिलचस्प बातें उन्होंने की। क्या राय थी उनकी काजी फायज ईसा साहब के हवाले से? देखिए, जाहिर है कि चौधरी एतजाज़ अहसन, आपको पता है कि कितने सीनियर जो हैं वो वकील हैं, और उनकी तो पूरी उम्र गुजर गई कोर्ट्स सही। में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, दीगर कोर्ट्स में पेश होते हुए। और उन्होंने बड़े बड़े लोगों को देखा है, बड़े बड़े वो अजहान जिनको लीगल फ्रेटर्निटी में गुरु माना जाता था। और अब हम्म। जाहिर है कि एतजाज़ अहसन एक बड़े सीनियर लॉयर हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, और उन्होंने ये उतार चढ़ाव देखे हैं, लॉयर मूवमेंट्स देखी हैं, मूवमेंट्स चलाई हैं, उनका हिस्सा रहे हैं। हम्म। तो ज़ाहिर है कि जो जिस लेंस से, जिस मकाम से वो देखते हैं, तो हम ज़ाहिर है कि जब एज ए स्टूडेंट हम तो रिपोर्टिंग के मकसद से जाते हैं, तो कोर्ट में मैं भी मौजूद था, तो हमने अपने तौर पे ज़ाहिर है कि उसके ऊपर अपने तबसरे तो किए। लेकिन जब आप किसी ऐसे शख्स का जिसने कई दिहाइयाँ गुजार दी हों इस काम में, उसका आप तबसरा सुनते हैं, तो आपको कुछ नए एंगल्स, कुछ नई चीज़ें मिलती जिसके हैं। 15 के 15 जज जूनियर हो। हाँ, जिसके जूनियर हों, जो उसकी रिस्पेक्ट भी करते जी। हों, जिसका उनके साथ कभी ना कभी ज़िंदगी के किसी न किसी मौके पर कोई ना कोई ताल्लुक वास्ता रहा हो, हम्म। जिसने उनसे कभी रहनुमाई ली होगी, सही। अपने करियर के किसी स्टेज में उनको गाइडेंस मिली होगी, तो ऐसे ऐसे लोग हैं, और ज़ाहिर है कि उनके बारे में वो तबसरा कर रहे हैं। हम्म। गुफ्तगू उन्होंने बड़ी की, लेकिन 2-4 चीज़ें बड़ी उभर कर सामने आई हैं। ये जो लैंड माइन वाली बात है ना, जो थंबनेल के ऊपर लिखी है, हम्म। बारूदी सुरंग वाली, क्योंकि ये टर्म उन्होंने इस्तेमाल नहीं की, लेकिन जब मैंने उनकी गुफ्तगू सुनी और उसको एनालाइज़ किया जो उन्होंने मेरे प्रोग्राम में की, तो वो बात लगभग वही है। अच्छा। और पहले जो बहस थी, पहले जो एतराज़ था सबसे बड़ा, उमर अता बंदयाल साहब पे, कि जनाब ये बेंच बनाते हैं, बेंच देख के पता चल जाता है फैसला क्या कि आएगा? फैसला क्या आएगा, और हम ख्याल जजेस। एक बात जो बड़ा उभर के सामने आई है ना काजी साहब के पहले दिन, जो लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग थी, जो जजेस थे, उनके जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस थे, एक हम्म। दूसरे के क्वेश्चन के जवाब में क्वेश्चंस थे, हम्म। उससे एक चीज बड़ा उभर के सामने आ रही है कि तकसीम अभी भी मौजूद है। सही। अगर उमर अता बंदयाल साहब का जो उनका एक सर्कल था सुप्रीम कोर्ट में, वो हम ख्याल था, हम्म। और ये बेंचेस हम ख्याल थे, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम हिम। पास। सही। तो काजी फाइजीसा साहब का हम्म। भी हम ख्याल, हम्म। गैर हम ख्याल कह लें, हम ख्याल कह लें, लेकिन उनका भी एक हम ख्याल बेंच है। और शायद अब ये रीत, इससे जान छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। अब काजी साहब का जो बनाया हुआ बेंच होगा, या इस 3 रुकनी कमेटी का, हम्म। वट एवर इज डिसाइडेड एट द एंड ऑफ द डे, 3 अक्टूबर तक तो जो, तीन ही करेंगे हाँ, डिसाइड। जो बेंच जो है वो फैसला, वो बनाएंगे, फॉर्म करेंगे, आपको उस बेंच को देख के पता चल जाएगा फैसला क्या आना है। इतना पॉलिटिकल हो गया पाकिस्तान का इंसाफ फराहम करने वाला सबसे सपोजिटली बड़ा था। सबसे बड़ा इदारा। एतजाज एहसन साहब से जो गुफ्तगू की, और ये बारूदी सुरंग वाली बात क्या है, नैब तरमीम के हवाले से जो जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने एक इशारा, नाम नहीं लिया उन्होंने, इसका जी। हवाला नहीं दिया, लेकिन लेकिन उन्होंने सारा जो पाकिस्तान तस्करा समझ की, गया। हाँ, सारा पाकिस्तान समझ गया। जो उन्होंने हवाला दिया है वो, उसके हवाले से मैंने एतजाज अहसन साहब से भी पूछा कि नैब तरमीम का जो फैसला है, क्या वो आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के डिसीजन अगर इस पर हो जाता है, तो उस मामले से नैब तरमीम का फैसला वो भी अफेक्ट हो सकता है। हम्म। तो बड़ी दिलचस्प उन्होंने जो है वो उसके ऊपर सही। बात की है कि किस तरीके से क्या हो, हम्म। कौन सी 2 बातें हो जाएं, तो नैब तरमीम वाला फैसला उमर अता बंदयाल साहब का उड़ जाएगा। लेकिन उसके लिए कुछ लैंड माइन्स जो हैं, हम्म। उनके ऊपर बड़ा फूंक फूंक कर कदम रखने होंगे, चलना होगा। हम्म। एतजाज हसन साहब ने क्या कहा, जरा उसके ऊपर, मैंने क्योंकि उनसे बिल्कुल आगाज से, स्टार्ट से, कि जनाब काजी फाइज ईसा आए हैं, हाथ नहीं मिला रहे, प्रोटोकॉल नहीं ले रहे, BMW गाड़ी नहीं इस्तेमाल कर रहे, 1300 सीसी इस्तेमाल करेंगे, गार्ड ऑफ ऑनर नहीं ले गाड़ी रहे। से निकलने तक, कोर्ट आने तक, और कोर्ट की सारी प्रोसीडिंग सारी दुनिया को दिखा रहे हैं। लाइव हम्म। जनाब चलेगा, बड़ी नई नई चीज़ें जनाब, जी। सुप्रीम कोर्ट की रवायत में जो नहीं मिलती, उसके ऊपर क्या तबसरा करेंगे। उस हम्म। पर एतजाज हसन साहब ने कहा कि देखें, ये अच्छी बात है कि उन्होंने अच्छा काम किया। सही। रवायत बन गई है कि हमारे यहाँ जो भी आके कुर्सी पर बैठता है, उसके लल्ले तलल्ले ही नहीं ख़त्म होते, उसके प्रोटोकॉल्स ही नहीं ख़त्म होते। तो ये जहाँ तक ऑस्टेरिटी की बात है, जहाँ तक आप
जो है वो हो जाते हैं कि VIP फील्ड्स, हाँ जिस हद तक आप कम इस्तेमाल करें सरकारी वसाइल को, तो ये एक अच्छी रिवायत है। इसको इनकी भी वैसे भी आदत है पैदल घर से कोर्ट आने हाँ, जाने की लेकिन फेमस। सिक्योरिटी को अपनी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। सही। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं और वो बहुत जिस किस्म के मुकदमात सुनते हैं, कोई भी शख्स जो है वो कोई स्टेट शैतानी की हरकत जिम्मेदारी है कर उनकी सकता है, तो हिफाजत। उनकी हिफाजत को जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। और मेरा अपना ख्याल ये है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो है ना, वो जो कुछ कर रहे हैं उसकी दो पहलू हो सकते हैं कि उसकी जो पब्लिसिटी की जिस तरीके से की जा रही है, एक तो हलल मची हुई है जो उनके आशिकान हैं सहाफ़ियों में, उन्होंने एक बहुत गेम उठाई हुई है। एक तो ये कि ओवर पब्लिसाइज़ नहीं करना चाहिए इसको। उनका फोटे फिर जो भी है, एक नहीं प्रोफाइल होनी चाहिए उनका ना। जो हाँ, उनका जो बेसिकली जो बुनियादी काम है ना, वो एक एक फ़िल्मी हीरो का नहीं है, हम्म, एक मुनसिफ़ का है। जी। और मुनसिफ़ हमेशा जो है वो फ़ैसले आपके हक़ में नहीं कर रहा फैसले होता। बोलने चाहिए ना उनको। हाँ, तो वो उससे ज़्यादा जो है ना, वो ज़्यादा फ़ोकस वो होना चाहिए। जी। अच्छा, मैंने उनसे एतजाज़ हसन साहब से पूछा कि अपनी अहलिया मोहतरमा को वो लेकर खड़े हुए, हम्म, वो कैसा जेस्चर था? क्योंकि कुछ लोगों ने तारीफ़ की, कुछ ने तनकीद की, तो एतजाज़ हसन साहब ने उसको बड़ा एप्रिशिएट किया। हम्म, उन्होंने कहा कि मुझे तो बहुत ज़बरदस्त लगा, एक बावक़ार ख़ातून की तरह सरीना ईसा जो जिस है, एतमाद से खड़ी थी। वो एतमाद के साथ खड़ी हम्म, हुई थी और बड़ा उन्होंने कहा कि आई रियली एप्रिशिएट द हम्म, जेस्चर। लेकिन फिर जो है वो आते हैं प्रोसीडिंग्स की तरफ, और एतजाज़ हसन कहते हैं कि देखिए मेरे ख़्याल में प्रोसीडिंग्स क्योंकि वो भी देख रहे थे। अब तो लाइव आ रही थी ना, जी। जो जहाँ कहीं मौजूद था, अब तो ट्रैवल भी नहीं करना उसने पड़ा। अब आप यू डोंट हैव टू कम ऑल द वे फ्रॉम लाहौर। अगर आपका इंटरेस्ट सिर्फ एब्सोल्युटली। यही है कि मैं तारीख देखना चाहता हूँ अपने सामने बनती हुई, हम्म, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ये तमाम केसेस की नहीं हुआ करेगी। ये 184(3) के जो मफाद आमा के मुकदमात हैं जो इंतहाई अहम होंगे, उनको दिखाया जाएगा। सही। लेकिन आज आपने एक चीज़ और देखी होगी हम्म। कि न्यूज़ चैनल्स को एक नया शुगल मिल गया। जाहिर है कि सुप्रीम आपने कोर्ट पहली शुगर कह दिया, मरतबा मसरूफियत के ना, एक काम मिल गया। नहीं, उनको एक नया शुगल मिल गया। क्या उन्होंने इतना नुकसान हो गया, क्या करते हैं, तमाम कमर्शियल एक भी नहीं चला। तमाम की तमाम प्रोसीडिंग जनाब वो लाइव चल रही है उस तरीके से। जी। तो एतजाज हसन कहते हैं कि मैं जब देख रहा था ना प्रोसीडिंग्स, तो मेरे ख्याल में मैंने देखा कि अब इसका ये भी होता है हाँ, कि जब आप लाइव चला देते हैं और ये सब कुछ ऐसे चल एक्सपोज रहा हो होता जाता है, है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो लोगों के सामने आ जाती हैं हम्म, जो अदरवाइज रिकॉर्डेड नहीं होती हैं। हम्म, हम बाहर आते हैं, रिपोर्टर्स बाहर आते हैं, आपने अक्सर सुना है कि वो आपको बिल्कुल आंखों देखा हाल बताते हैं, ये हुआ, उसने हम्म, जवाब में ये कहा, ये बात गुस्से हम्म, से कही, ये बात बुलंद आवाज में कही, ये बात मुड़कर कही, ये धीमी आवाज में कही, कहते हुए उनके चेहरे पे गुस्से के तासुरात थे, ये बात कहते हुए उनकी आवाज रुंध गई, हम्म, उनकी आंखों में पानी आ गया। ये तो हम्म, हम अल्फाज से अपने और जेस्चर से एक्सप्लेन करते थे। अब तो कोर्ट में जब वो बंदा बात कर रहा है, जज है या वकील है, जो भी शख्स है वो बात कर रहा है, उसको तो दिखाया जा रहा है, जी। तो नजर आता है। तो कॉम्पिटेंसी भी लोग जज कर तो सकते हैं। एतजाज हसन कहते हैं कि घबरा गए चीफ जस्टिस। और कब घबराए? वो कहते हैं कि देखें, जब इम्तियाज सिद्दीकी ने कहा ना कि मेरे पास आपकी जजमेंट्स हैं, हम्म, आपकी जजमेंट्स हैं, उनका रेफरेंस दिया जो आप फरमा रहे हैं कि ये नहीं हो सकता, हम्म, तो उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि कौन सी जजमेंट्स हैं? हम्म, इम्तियाज सिद्दीकी ने, अभी एतजाज हसन साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तो इम्तियाज सिद्दीकी ने जो नज़ीरें पेश की, हम्म, जैसे असद मलिक का केस पेश बड़े किया, कॉम्पिटेंट तो लाया है। ये बड़ा वो दूसरा एतजाज हसन साहब ने कहा कि ये जो अंग्रेजी में दिखाना है, ये पूरी प्रोसीडिंग्स अंग्रेजी में करना, हम्म, ये उन्होंने कहा कि ये बहुत गलत वो है। हम्म, आप जो है, अब आपने ये फैसला कर लिया है कि आपने कि अवाम जो को टीवी में दिखाना है। ब्रॉडकास्ट करनी है वो आप उर्दू में कर लें। आप अवाम को क्या, यानी अगर उन्हें समझ नहीं आ रही तो आप उन्हें क्या दिखा रहे हैं? हम्म, आप यानी कि नहीं, कोई एक आध फिक्रा आ जाता था उर्दू में। हाँ, लेकिन आप 80-90% अवाम के लिए तो बिल्कुल ऐसे ही है। आप चाइनीज में लगा दें, फिर हम्म, उसकी ट्रांसक्रिप्शन, उनको अंग्रेजी भी उतनी नहीं समझ आती ना जितनी चाइनीज नहीं आती। लेकिन क्रिकेट में सारी समझ आती है। फ्रेंच फ्रेंच वो कर दें, कोई और कर दें, नहीं क्रिकेट वाली वो डिफरेंट है। हाँ। अच्छा, दूसरी चीज कि जजेस के दो ग्रुप्स उन्होंने कहा कि बड़े उभर कर सामने आए हैं। हम्म, अच्छा, फिर आइन के आर्टिकल 191 के ऊपर जो मौक़िफ़ है ना, 191, कि किसने रेगुलेट करना है सुप्रीम कोर्ट का जो आइन के मुताबिक कि उसको किस तरीके से चलाना है, उसके रूल्स, हम्म, उसका जो कंडक्ट ऑफ बिजनेस है, उसके ज़ाब्ता कार को किसने वज़ा करना है, हम्म, इसके ऊपर अब दो ग्रुपों में, या ग्रुप्स हैं जजेस के, अनफॉर्चुनेटली
उनके अंदर राय मुनकसम है। एक ग्रुप कहता है कि आइन जो है जब वो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने वज़ा करने हैं तो फिर एक मातहत लेजिस्लेशन के ज़रिए आइन का जो इख्तियार है उसको तब्दील नहीं किया जा सही। सकता। और मुनीब अख्तर साहब की जो उसमें इंटरवेंशंस थी, जो जस्टिस आयशा की इंटरवेंशंस थी, वो बड़ी पर्टिनेंट थी। पाकिस्तान पूरे को पता चला कितने कॉम्पिटेंट लेकिन जजेस हैं। दूसरी तरफ अतर मिनल्ला जी साहब के भी जो पॉइंट्स थे वो मुझे अच्छा मैं अपनी बात करूं, जाहिर है कि लोग समझते हैं कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं वो ज़्यादा आप उनको रेट करते हैं कि आईनी मामलात में। लेकिन जब क्वेश्चनिंग की आर्गुमेंट आर्गुमेंट्स भी था ना, क्वेश्चन में एक आर्गुमेंट भी था, ऑन द बेसिस ऑफ आर्गुमेंट क्वेश्चन किया जाता है। मेरे ख्याल में अतर मिनल्ला साहब के जो वो था ना कि आप डिक्टेटर बना रहे हैं एक शख्स फर्दे वाहिद, हाँ वो बादशाह। तो वहां पर, लेकिन उसमें फिर एक काउंटर आर्गुमेंट ये है कि आप क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ी हैं उसमें कैप्टन क्यों बनाते हैं? ये वहां पे भी एक कमेटी बना दें कि जो कहे कि जनाब फील्डर को पॉइंट से उठा के गली में भेज दो, गली वाले फील्डर को जो है वो लॉन्ग ऑफ पे भेज दो, नहीं इसको पवेलियन एंड से नहीं, इसको वहां से बॉल करवानी है, उसके लिए कैप्टन क्यों होता है? व्हाई डू यू हैव अ कैप्टन? आप जब पिक कर लेते हैं गिवन एक क्राइटेरिया, एक गिवन क्राइटेरिया के तहत जब आप डिसाइड कर लेते हैं तो वो जो कैप्टन है वो एक कमेटी बना दे और कमेटी कहे कि कीपर को उठाओ और उसे बॉलिंग करवा दो, तजाद आ जाए, नहीं इसको आधे रास्ते में खड़ा कर दे। हाँ आप दो के इधर एक के इधर, वो पता चले वो कौन है आजकल आजकल सबसे बुरा बैट्समैन कौन है, जाहिर बॉलर ही होगा ना। नहीं हमारी टीम पर जो भी तबसरा करेंगे सब कहेंगे बहुत बुरे, उसको आप ओपनर भेज वैसे बहुत ज्यादा। हाँ ओपनर ही है फखर जमान पर आजकल लोग को बहुत गुस्सा है। नहीं आप फखर जमान से बॉलिंग करवा लें, आप उसे कहेंगे ये अटैक करेगा, ठीक है ना, और सबके हाथ से निकल जाएंगे। सामने जो है वो इंडियन जो बेस्ट कोहली को जनाब करानी नहीं फखर जमान नेट कराएंगे, या फॉर दैट मैटर कि आर्मी चीफ जो है उसके पास इख्तियार नहीं होना चाहिए, वो एक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम होता है ना पूरे पाकिस्तान ये भी एक प्राइम मिनिस्टर है, ये प्राइम मिनिस्टर हर एक का अपना अपना रोल है। हाँ तो वो एक गिवन क्राइटेरिया को क्रॉस करने के बाद उस पोजीशन पे पहुंचता है जहां पर उसके पास ये इख्तियार होता है, उसने कमांड देनी है, उसने कुछ डिसीजंस लेने हैं। ये हर डिसीजन यानी अब आप फौज का भी जनाब फौज मूव करनी है, ये करनी है, जाओ जनाब 7 लाख फौज है, वोटिंग करा लो, एनएचओ वोटिंग करा लो या उतनों में वोटिंग करा लो, कमांड तो ऐसी होती है। तो वो तरीकाकार अच्छा बाहर ये आर्गुमेंट से निकल के जनाब तो वो उन्होंने जो बात की ना कि आयशा मलिक ने एतजाज हसन कहते हैं कि बहुत अहम मामला उठाया कि ये कहाँ लिखा है कि कानून सिर्फ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, रवायात जो है वो भी कानून का हिस्सा है, आइन का भी है, यानी कि उन्हें तब्दील भी नहीं किया जा सकता। उन्होंने एग्जाम्पल दी चीफ जस्टिस की तैनाती, उन्होंने कहा कि ये कहाँ लिखा है, कौन से आइन में किस कानून में लिखा हुआ है कि जो चीफ जस्टिस है हमें पता है कि 65 साल की एज में जिस दिन उसकी बर्थडे आएगी वो रिटायर हो जाएगा, जिस दिन वो 65 साल का होगा। गोया ये कि 13 माह के बाद सबको पता है कि काजी फायजी शाह ने 65 साल का हो जाना है, रिटायर हो जाना है। उमर अता बंदयाल 65 साल के हो गए, रिटायर हो गए। तारिक मसूद साहब ने 11 मार्च को ना, क्योंकि उन्होंने पहले रिटायर हो जाना है तो इस वजह से वो चीफ जस्टिस नहीं बन सकते, लिहाजा आपको पता है कि अगला कौन सा बन, तो आपके पास पूरी लाइन क्रिएट हो गई। जब ये सब कुछ मालूम है और ये इस प्रेसिडेंस में चलता है कि आपको ये 4 चीफ जस्टिस भी बताएंगे, इस पूरे जो 15 रुकनी 5 बैठा हुआ है, इसमें किस किसने कब से कब तक के लिए चीफ जस्टिस बने। एब्सोल्युटली जब आपको ये सब कुछ पता चल गया तो फिर तो ये तो ओपन हो गया ना, नॉन हो गया। वो ये कहते हैं कि इसके लिए कानून और वो तो मौजूद नहीं है, लेकिन क्योंकि ये रिवायत चली आ रही थी तो अब इसको छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। 2/3 अक्सरियत से आइन के जरिए आप तब्दील कर सकते हैं, तरमीम ला सकते हैं, सिंपल कानून साजी के जरिए इसको छेड़ा नहीं जा बिल्कुल सकता। ऐसे ही जो ऑलरेडी चीजें डिसाइडेड। तो वो उन्होंने जनाब इसके हवाले से कि इसको उन्होंने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन बन गया है और आप जिस तरह 1980 के सुप्रीम कोर्ट के ज़ाब्ते हैं, प्रोसीजर है, उसको आप एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत ख़त्म नहीं कर सकते। फिर मैंने उनसे सवाल किया कि जस्टिस सरदार तारिक जो है उन्होंने जो इशारा दिया कि आपको याद है ना अप्रैल में गालिबन 12 अप्रैल को 8 रुकनी बेंच बनाया था, जब सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट उसको पास किया गया उसके बाद ये बेंच बनाया गया और इस बेंच ने अपने कुछ समातों के बाद इस पर नफाज जो है वो रोक दिया था।
जिस केस को ये सुन कलअदम रहे हैं, कर दिया था, रोक दिया था, नहीं रोक दिया था, होल्ड कर दिया था, हाँ जी। उसको, उसके ऊपर अमल दरामद रोक दिया था और इसको आगे ये फिर ये केस जी जी लिंगर जी ऑन जी। कर गया। अब एतजाज हसन साहब ने टर्म यूज नहीं की बारूदी से। एतजाज हसन साहब ने क्या कहा और मैं उससे क्या अंडरस्टैंड कर रहा हूँ पूरा, उन्होंने कहा, मैंने कहा कि वो ये कह रहे हैं सरदार तारिक मसूद के, इशारा दे रहे हैं, कह नहीं रहे, उन्होंने नैब तरमीम का हवाला नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जब से हुआ है, इसको होल्ड किया, उसके बाद जो फैसले आए हैं उन फैसलों का क्या मुस्तकबिल है। सही। अब उसमें फैसला सबसे मेन तो नैब तरमीम वाला है ना, जो मियाँ साहब की वापसी से जुड़ा हुआ है और उनकी इलेक्शन लड़ने की काबिलियत से जुड़ा हुआ है कि इलेक्शन लड़ पाएंगे या नहीं। तो इशारा जाहिर है सब के जहन में यही है कि नैब तरमीम के हवाले से शायद वो बात कर रहे हैं। और उसके ऊपर अटॉर्नी जनरल ने जो जवाब दिया वो भी सबके इल्म में है कि उन्होंने कहा कि वो तो माजी में फैसले भी इसके जरिए छेड़े जाएंगे। उन्होंने कहा इतने भी माजी में नहीं आए, इसका अच्छा, मतलब है जो रिसेंट आए। रिसेंट बिल्कुल, तो आपको पता है कि जाने से एक शॉर्ट दिन एंड पहले। स्वीट, जाने से एक दिन हाँ, पहले जुमे वाले दिन जजमेंट आया वो हम्म, सारा। उसके ऊपर एतजाज एहसन साहब जो है, उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि देखें, अगर तो ये जजमेंट आती है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट ना सिर्फ नाफिजुल अमल हो चुका था, गालिबन 21 अप्रैल जी बनती जी। थी, 21 या 22 अप्रैल बनती थी, उस वक्त नाफिजुल अमल हो चुका था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत था, गलत फैसला था, उमर अता बंदयाल ने जो बेंच फॉर्म करके उसको होल्ड किया, ये फैसला आता है इस फुल कोर्ट से जी कि वो नाफिजुल अमल हो चुका था, बल्कि वो आईनी एतबार से भी, जी। ये जो एक्ट है आईनी एतबार से भी जायज और सही कानून है। अगर ये दोनों बातें हो जाएं, यानी कि वो आइन से मुतसादिम भी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के, पार्लियामेंट जो है वो कानून साजी के जरिए आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत जो सो मोटो लेने का इख्तियार है, जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, मफाद आमा के मुकदमात को टेकअप करना है, उसको एक कानून साजी के जरिए रेगुलेट कर सकती है। अगर ये कर सकती है तो उस सूरत में ये दोनों बातें हो जाएं, आइन से मुतसादिम भी नहीं है, जो कि एतजाज हसन साहब कहते हैं कि मेरे ख्याल में है। मेरी तो पूरी राय इसमें यही है कि आप कानून साजी के जरिए रूल्स और कन्वेंशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज नहीं कर सकते, तो फिर जो है वो हो सकता है नैब अच्छा। तरमीम वाला भी मामला। लेकिन उन्होंने कहा कि जो सूरत हाल है ना इस वक्त, जो कुछ आज हुआ है कि फुल कोर्ट बेंच इसी तरह तकसीम और तकसीम के मुताबिक चल रहा है, तो मैंने उनसे कहा कि लेकिन ऑड्स तो चेंज हो गए, ऑड्स तो अब चेंज हो गए हैं, जो 8 थे वो 7 हो गए हैं, जो 7 थे वो 8 हो गए हैं। तो उस पर बंदयाल साहब, एतजाज हसन साहब कहते हैं कि हाँ, वो उमर की रिटायरमेंट से ही हो गया था, उमर अता बंदयाल जी। की। ये तो दरार जैसे पड़ी है, ये तो फुल कोर्ट ही नहीं बन सकता। अच्छा। बड़ी पेश गोई उन्होंने की। उन्होंने कहा कि फुल कोर्ट बन ही नहीं सकता, मैं आपको बता दूं। और ये है वो जो बात जिसको मैं लैंड माइन के तौर पर मैं उसको समझ रहा हूँ, कंसीव कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि हाँ, वो उमर की रिटायरमेंट से ही हो गया था, ये तो दराड़ जैसे पड़ी है, ये तो फुल कोर्ट ही नहीं बन सकता, मैं आपको बता दूं, इन्हें फुल कोर्ट खत्म करना पड़ेगा। फुल कोर्ट को इस वजह से बदलना पड़ेगा कि अगर ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को जायज करार देते हैं तो एक अपील होनी चाहिए थी। जी। यानी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट क्या है, 4-5 मोटी मोटी बातें उसमें, उसका सेक्शन 5 है जिसका हवाला जस्टिस आयशा मलिक ने दिया। उसमें यह है कि जनाब मास्टर ऑफ द रोस्टर जो पहले चीफ जस्टिस है, नहीं, मास्टर ऑफ द रोस्टर एक कमेटी है, 3 रुकनी, एक चीफ जस्टिस और उसके बाद 2 सबसे सीनियर प्यून जज और उसके बाद जो सीनियर मोस्ट जज है, सरदार तारिक और इजाजुल हसन इन दिस केस जी। बट अदरवाइज ये चेंज होता रहेगा। जी। ये 3 है, इन्होंने डिसाइड करना है, एक तो कि सो मोटो लेना है कि नहीं लेना, कमेटी ने। जब इन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि हाँ लेना है, तो इन्होंने बेंच फॉर्म करना है और दीगर मुकदमात में भी बेंच फॉर्म करना है। और बेंच जो 184(3) का है वो कम अज कम 5 रुकनी बेंच होगा। और उस बेंच के फैसले के खिलाफ अभी तो अपील नहीं हो सकती ना, सो मोटो के और 184(3) के फैसलों के रिव्यू खिलाफ। के अलावा कुछ नहीं हो सकता। हाँ, तो वो उन्होंने कहा कि उसके खिलाफ अपील करने का हक भी दे दिया जाए। इनमें से कुछ चीजें दुरुस्त है, उस पर एतराज किया वैसे चीफ जस्टिस ने 60 रोज वाली बात पे। हाँ, और वो टाइमिंग जो है उसकी जी। तो उस पे उन्होंने कहा कि देखें, अगर अपील वाला यही फैसला है और उस वक्त था कि उस वक्त से आपने जायज करार देना है, तो आज का मतलब यह कि आप तो उस वक्त से इसको नाफिजुल अमल समझते हैं ना। सही। तो अपील का जो राइट है, वो जो कानून दे रहा है, आपने 15 रुकनी इसकी तो अपील ही नहीं एक फुल कोर्ट बना दिया, फुल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अब अपील कहाँ हो?
और ये सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि अपील के लिए उन्होंने कहा है कि अगर 5 रुकनी बेंच फैसला तो देता है सात तो करेगा। 7 रुकनी बनाना है, 7 रुकनी नौ। देता है तो 9 रुकनी बनाना है, 9 रुकनी फैसला देता है तो 11 रुकनी बनाना है, 11 रुकनी देता है तो 13, 13 नहीं तो 15, 15 नहीं तो 17 और अगर उसमें पूरे हो 17 तो 17 पूरे फुल हो कोर्ट। तो फिर फुल कोर्ट। यहाँ पर आपने डायरेक्टली फुल कोर्ट बनाकर इस मामले को टेकअप कर लिया, और जस्टिस आयशा का भी यही पॉइंट था, एतजाज हसन का भी यही पॉइंट। बिल्कुल सही। उन्होंने कहा कि जनाब अगर ये कर देते हैं तो फिर लोगों आप इसके खिलाफ अपील कहाँ करेंगे। फजल तारिक रहीम से पूछा था जी, ये आयशा मलिक ने, सबसे यही पूछा यही हाँ बाकियों से भी। जी। एतजाज एहसन जो है उन्होंने भी यही बात की कि अपील नहीं हो सकती, अपील हो सकती है अगर 5 रुकनी बेंच बने तो ये फुल कोर्ट यहाँ गलती तहलील हो होगा। गई है। इसका मतलब तहलील होगा, इसका मतलब पता है क्या है कि वो जो 8 रुकनी बेंच बनाया था ना जस्टिस उमरता बंदयाल ने, जितने लोग अवेलेबल थे उनको बनाया था कि अब एक डिबेट शुरू होगी, ये जो 5-3 की और फलां 3 की ये करते रहे हैं ना, हाँ, कि ये 3 वो तो सियासी बयानात है। हाँ, कि ये 3-2 का फैसला नहीं है, ये 4-3 का वो फैसला खाली है। कुर्सियों पर भी उन्हें बैठे नजर आते थे अपने हाँ, पसंद के जज। हाँ, ये जो ये बातें करते थे, हाँ, अब क्वेश्चन ये आएगा कि वो तो 8 रुकनी बेंच था जिसने ये दिया था, आपने 5 रुकनी बेंच बनाया, 5 रुकनी बेंच ने ये फैसला कैसे हाँ, जो है वो ओवरटर्न कर दिया 8 रुकनी बेंच का। अगर आप 9 रुकनी बेंच बनाते हैं और यूनानिमस डिसीजन लेते हैं, जो कि आपको यूनानिमस के लिए अब आपको 9 जजेस चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसको ओवरटर्न करने के लिए, और जो पिछले बेंच में थे 9 उनको निकालेंगे कैसे? तो 9 में से वो जो बाकी जो फैसला ये दे चुके थे वो अपने माजी के फैसले के खिलाफ कैसे जाएंगे। तो वो जो बड़ी साइंस थी ना, वो 8 रुकनी की बड़ी साइंस थी। आपको यू हैव टू हैव मोर जजेस, उससे जो है वो फैसला है, वरना फिर आप यही बहस शुरू कर देंगे। तो ये मामला जाहिर है कि इतना सादा नहीं है, इतना सादा नहीं है जितना लगता है, जितना प्रोसीडिंग्स को आपने वो अंग्रेजी के जो अपना लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लिंगो एंड डिक्शन है, हाँ, उसमें आपने सुना है, और जितना हमें समझ आई है, जितना आपको समझ आई है, समझ तो खैर हमें आगे कोर्ट में बैठे हुए ये उतना सादा नहीं है मामला। सही, चलें, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तज़किए का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।